हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में जोर शोर तरीके से लगे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 6 यानी पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 6 न्यायपालिका के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, जो कि सेकेंड टर्म एग्जाम के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों एक सभी से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो न्यायपालिका का स्वरूप है उसे एकीकृत स्वरूप दिया गया। यानी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है 1 नंबर में 2 नंबर में कि भारतीय न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है। तो भारतीय न्यायपालिका का जो स्वरूप है दोस्तों वो एकहरी न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका है। जबकि अगर हम अमेरिका की न्यायपालिका की बात करें तो अमेरिका में जो न्यायपालिका का स्वरूप है वो दोस्तों क्या है, संघीय है। यानी स्टेट का अपना अलग है और जो है सेंट्रल का अपना अलग न्यायपालिका, जबकि भारत में एकहरी न्यायपालिका है। तो संवैधानिक रूप से भारतीय न्याय प्रणाली एकीकृत है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च सत्ता है और सर्वोच्च न्यायालय भारत का अंतिम न्यायालय है और संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत उसके निर्णय भारत की सारी भूमि पर बाध्यकारी। यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो भी फैसला सुनाया जाता है वो पूरे भारत में लागू होता है, माना जाता है, बाध्यकारी होता है, चाहे वो कन्याकुमारी में रहने वाले हो या कोई तमिलनाडु के तट पर रहता हो। क्लियर। इसी प्रकार के सर्वोच्च न्यायालय की रचना, तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त दोस्तों कितने 33 अन्य न्यायाधीश, कितने 33 अन्य न्यायाधीश हैं। एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान के भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देख लेनी है दोस्तों। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो हमने पहले आपको बता रखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों की सलाह लेता है जिन्हें वह उचित समझता है। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति न्यायाधीशों की सलाह लेता है या मुख्य न्यायाधीश की सलाह से लेना अनिवार्य होता है। न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 5 वर्ष एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय का क्या न्यायाधीश रह चुका हो, और विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, संविधान में जो योग्यताएं दी गई, जो अर्हताएं दी गई हैं, वह उसकी पूरी करता हो दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार की बात की गई है, तो आरंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और सलाहकारी क्षेत्राधिकार। तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार की बात करें तो आरंभिक क्षेत्राधिकार में क्या आता है, तो आरंभिक क्षेत्राधिकार से अभिप्राय ऐसे अभियोगों से है जो सर्वोच्च न्यायालय में सीधे लाए जा सकते हैं। इनमें मुख्य हैं भारत सरकार तथा राज्यों के विवाद, मौलिक अधिकारों के हनन संबंधी विवाद और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद। अपीलीय क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय है और इसमें निम्नलिखित विषयों संबंधी अपील की जा सकती है, जैसे संवैधानिक मामले, दीवानी मामले, फौजदारी मामले। सलाहकारी क्षेत्राधिकार, राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। इसी प्रकार दोस्तों संविधान का जो न्यायालय है वो अभिलेखी न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णयों को प्रमाण या दृष्टांत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, जनहित याचिका किस तरह से गरीबों की मदद कर सकती है। तो आप सभी को पता है कि न्यायिक सक्रियता का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है या जिसके माध्यम से न्यायिक सक्रियता का प्रयोग किया जाता वो है PIL यानी जनहित याचिका। तो जनहित याचिका गरीबों की बहुत कारगर ढंग से क्या कर सकती है, मदद कर सकती है, करती है। और जनहित याचिका की प्रक्रिया बहुत ही सस्ती है, अतः गरीब व्यक्ति भी इस प्रक्रिया द्वारा न्याय प्राप्त कर सकता है। और जनहित याचिका से गरीबों को सामाजिक न्याय की प्राप्ति होती है। क्या आप मानते हैं कि न्यायिक सक्रियता से न्यायपालिका और कार्यपालिका में विरोध पनप सकता है और क्यों? तो न्यायिक सक्रियता से न्यायपालिका और कार्यपालिका में विरोध पैदा हो सकता है। न्यायिक सक्रियता के कारण प्राय न्यायपालिका कार्यपालिका कार्यों में हस्तक्षेप करती रहती है जिसे कार्यपालिका पसंद नहीं करती है, अतः न्यायपालिका तथा कार्यपालिका में विरोध की संभावना बनी रहती है। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यायिक सक्रियता मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से किस रूप में जुड़ी है, क्या इससे मौलिक अधिकारों के विषय क्षेत्र को बढ़ाने में मदद मिली है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित करने वाले तत्वों का वर्णन करें। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसे आपको ज़रूर करना है। तो
न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? तो अगर हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ बात करें दोस्तों, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ ये होता है कि न्यायपालिका निष्पक्ष तरीके से अपने फैसले ले सके, उस पर किसी प्रकार का ना तो विधान पालिका का ना ही न्यायपालिका का दबाव ना हो, वो निष्पक्ष ढंग से अपने फैसले लेने में स्वतंत्र हो, यही न्यायपालिका की स्वतंत्रता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देख लेनी है और किसको कर लेनी है। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, और इसके दोस्तों वीडियो को पोस्ट करके आप इसे लिख भी सकते हैं, और इसके जो PDF दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित करने वाले तत्व हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति का ढंग, तो जनता द्वारा चुनाव। न्यायाधीशों की स्वतंत्रता इस बात पर भी निर्भर करती है कि उनकी नियुक्ति किस ढंग से की जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति 3 ढंग से होती है। इसमें दे रखा जनता द्वारा चुनाव, इलेक्टेड बाय द पीपल, विधानमंडल द्वारा चुनाव, कार्यपालिका द्वारा चुनाव। ये 3 प्रकार से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है दोस्तों, अलग अलग प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों है नौकरी की सुरक्षा। न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए ये भी आवश्यक है कि उनका नौकरी की सुरक्षा प्राप्त हो। उनको हटाने का तरीका काफ़ी कठिन होना चाहिए ताकि कार्यपालिका इतनी इच्छा से या अपनी इच्छा से उन्हें हटा ना सके। यदि न्यायाधीश को नौकरी की चिंता रहेगी तो वह अपना कार्य कुशलतापूर्वक नहीं कर सकेंगे। यदि न्यायाधीशों को यह पता हो कि उन्हें तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक वे भ्रष्टाचारी साधनों का प्रयोग नहीं करते, तो इससे वे बिना किसी डर के न्याय कर सकते हैं। लंबा कार्यकाल। इसी प्रकार से न्यायाधीशों को अच्छा वेतन दिया जाता है। सेवा की शर्तों में हानिकारक परिवर्तन ना होने, यानी न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। एक बार नियुक्ति होने के बाद बढ़ोतरी हो सकती है लेकिन कटौती नहीं हो सकती है। न्यायाधीशों की उच्च योग्यताएं, ठीक है, ये भी इसकी स्वतंत्रता का निर्धारण करती हैं। रिटायर होने के पश्चात वकालत की मनाही, पेंशन मिलता है, और ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि निष्पक्ष ढंग से न्याय करने के लिए, निष्पक्ष यानी बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पक्ष विपक्ष में, ऐसा ना हो कि न्यायपालिका अपने सगे संबंधियों के न्याय करे और दूसरों को न्याय ना प्रदान करे। तो इस प्रकार से लिए हमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ती है। कानूनों की व्याख्या करने के लिए, जैसे भारतीय संविधान में न्यायपालिका को कानूनों का संरक्षक, संविधान के संरक्षक की संज्ञा दी गई है। इसी प्रकार से संविधान की रक्षा करने के लिए, संघ संरक्षण करने के लिए, व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण करने के लिए, सलाह देने के लिए, प्रशासनिक कार्य करने के लिए, तो वे ये चीज़ है जिनके माध्यम से हमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। ठीक है, हमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यहाँ से हम देख सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों को वर्णन करें। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि सर्वोच्च न्यायालय का अपने कुछ क्षेत्राधिकार, जैसे अपीलीय क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें तो रिट संबंधी क्षेत्राधिकार कई प्रकार से, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो न्यायपालिका का यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार है वो कौन सा है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जिसे मौलिक क्षेत्राधिकार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कौन कौन से केस आते हैं? भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न झगड़े, ऐसे झगड़े जिनमें भारत और राज्य एक तरफ हों तथा एक राज्य और कुछ राज्य दूसरी ओर हों, जैसे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद मामला, केशवनाथ भारती बनाम केरल राज्य, ये सारे जो मामले हैं ये दोस्तों प्रारंभिक क्षेत्राधिकार वाले मामले जान पड़ते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार दूसरा, इसी अपीलीय क्षेत्राधिकार में कौन होगा? संवैधानिक मामलों में अपील, दीवानी मुकदमों में अपील, फौजदारी मुकदमों में अपील आती है। ठीक है, तो संवैधानिक मामलों में अपील, दीवानी मुकदमों में अपील और फौजदारी मुकदमों में अपील। तो इस प्रकार से न्यायालय में अपील की भी की जा सकती है। यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं दोस्तों, उसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से संविधान की व्याख्या तथा रक्षा करने का भी क्षेत्राधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है दोस्तों। मौलिक अधिकारों के विषय में क्षेत्राधिकार है, सलाहकारी शक्तियाँ हैं और अपने निर्णय के पुनरीक्षण का अधिकार भी न्यायपालिका को दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय को। जैसे एग्जाम्पल है, गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भाई संसद को भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं है, बट
गोलकनाथ मामले के वाद को ही पलट दिया गया और केशव भारतीवाद में कह दिया गया कि संसद भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है बट उसके मूल तत्वों में नहीं। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि वो एक प्रकार का पुनर्वलोकन कर सकती है अपने दिए गए निर्णय में। न्यायपालिका किस प्रकार अधिकारों की रक्षा करती है? तो न्यायपालिका जो आर्टिकल 32 से उच्चतम न्यायालय और आर्टिकल 226 के माध्यम से उच्च न्यायालय के माध्यम जो है नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा प्रदान करते हैं। रिट जारी कर 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं दोस्तों, ठीक है, न्यायपालिका के द्वारा। इसमें कौन कौन से अगर देखें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, अधिकार परीक्षा है, उत्प्रेक्षण है, प्रतिषेध है। ये 5 प्रकार के जो रिट जारी किए जाते हैं उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के द्वारा, और इसी के माध्यम से हमारे मौलिक अधिकार रक्षा होती है दोस्तों न्यायपालिका के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी का आप स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं दोस्तों। और 100% यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, 2 नंबर में, 4 नंबर में, 6 नंबर में अलग से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर, चलिए मैं इसको स्लो थोड़ा आगे बढ़ाऊँ ताकि आप उसके आसानी से निष्कर्ष के साथ स्क्रीनशॉट ले सकें, उसे लिख सकें। न्यायपालिका के 4 कार्यों को वर्णन करें। न्याय करना, कानून की व्याख्या करना, कानूनों का निर्माण करना, संविधान का संरक्षक। तो ये न्यायपालिका के 4 कार्य हैं दोस्तों। इसी प्रकार से न्यायपालिका संविधान की संरक्षक क्यों कहलाती है? तो क्योंकि भारतीय संविधान का संरक्षा करने के अधिकार किसको न्यायपालिका है, कानून की व्याख्या करने के अधिकार किसको न्यायपालिका। जिस प्रकार से अगर हम बात करते हैं विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो किसी भी लोकतांत्रिक शासन को, किसी भी शासन को चलाने के लिए 3 आधार स्तंभ होते हैं, और तीनों आधार स्तंभ में जो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माना है तो है न्यायपालिका का। ठीक है, तो न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है। ये इसे आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से न्यायाधीशों की नियुक्ति का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति 3 ढंग है: जनता द्वारा चुनाव, विधानमंडल द्वारा चुनाव और कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति। इनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति का सबसे अच्छा ढंग जो है कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति है। संसार के सभी देशों में इसी प्रणाली को अपनाया गया है। न्यायिक पुनरीक्षण से क्या अभिप्राय है? तो न्यायिक पुनरीक्षण न्यायपालिका की उस शक्ति को कहा जाता है जिसके द्वारा वह उन कानूनों तथा आदेशों को असंवैधानिक एवं अवैध घोषित कर सकती है जो उसके विचारानुसार संविधान की धाराओं के विरुद्ध हों। सर्वोच्च न्यायालय के कोई 2 कार्य बताइए? तो मौलिक अधिकार रक्षा करना और संविधान की व्याख्या में रक्षा करना। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार की होती है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। और यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यायपालिका, जी हाँ, न्यायपालिका और जो है न्यायपालिका और संसद के बीच जो द्वंद्व है वो किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति हुई है, इसको कैसे, कौन सर्वश्रेष्ठ है, संसद, न्यायपालिका। यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ से अगर देखें तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भाई संसद जो है, या आप कह सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यायपालिका सर्वोच्च है या संसद को सर्वोच्च माना गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि आखिर में सर्वोच्च कौन है, न्यायपालिका सर्वोच्च है या संसद सर्वोच्च है, दोनों में अंतर द्वंद्व क्यों होता है? अगर हम देखें तो दोस्तों सरकार के तीनों अंगों में विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में परस्पर सहयोग एवं अगर हम बात करें आपसी सूझबूझ आवश्यक है ताकि देश का शासन सुचारू रूप से चलाया जा सके। परंतु फिर भी समय समय पर क्या होता है दोस्तों कि भारत में न्यायपालिका और संसद के संबंधों में किसी न किसी कारण से तनाव पैदा हो ही जाता है, किसी न किसी कारण से। और इसी में जो सबसे बड़ा तनाव पैदा हुआ था दोस्तों 25वां एवं 42वां संविधान 25th अमेंडमेंट और 42 अमेंडमेंट में बहुत बड़ा तनाव पैदा हुआ था संसद और न्यायपालिका के बीच। 25वें 42वें संशोधन जो अगर हम बात करें तो इससे पहले जो पूर्व मौलिक अधिकार को निर्देश सिद्धांतों से अधिकार प्रदान की गई थी और संसद द्वारा किए गए 25वें संशोधन ने इस स्थिति में परिवर्तन कर दिया, क्योंकि इस संशोधन के अनुच्छेद ने 39B, ठीक है, 39B और 39B और 39C, ठीक है, कि निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी है। और इसी संशोधन में ये हुआ कि दोस्तों कि किसी भी सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी कानून या कोई भी ऐसा कानून जो अनुच्छेद 39B और 39C में वर्णन किए गए निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए बनाया गया है, इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि वह कानून आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, यहाँ आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 या आर्टिकल 31 में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
तो ऐसे इसी बीच दोस्तों मई 1980 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में 42वें संशोधन की धारा 4 यानी क्लोज 4 को रद्द कर दिया है। और इस निर्णय के बाद निर्देशक सिद्धांतों की वह स्थिति है जो 42वें संशोधन से पहले थी। इसी प्रकार से गोलकनाथ मुकदमा 1967 में दोस्तों 1967 में गोलकनाथवाद क्या हुआ था, 1967 में गोलकनाथवाद। इसमें क्या था दोस्तों, तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ के प्रसिद्ध मुकदमे में एक निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, परंतु संसद ने 1971 में 24वां संवैधानिक संशोधन पास करके ये व्यवस्था कर दी कि संसद मौलिक अधिकारों वाले अध्याय सहित संपूर्ण संविधान में परिवर्तन कर सकती है और इस कारण न्यायपालिका और संसद के संबंध में तनाव पैदा हुआ। इसी प्रकार से केशवानंद भारतीवाद 24 अप्रैल 1973 में 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती मुकदमे में निर्णय देते हुए ये कहा गया कि संसद संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मौलिक ढांचों को नष्ट करता है, और इस निर्णय ने संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्ति पर एक महत्वपूर्ण रोक लगा दी थी। तो कई बार चीज़ें घटित हुई हैं जिसमें संसद जो है और न्यायपालिका के बीच जो अंतर्द्वंद हुआ है, पर फिर भी तीनों जो है, चाहे विधानपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका, तीनों ही किसी स्वच्छ और स्वाधीन जो है प्रशासन के लिए बहुत आवश्यक है, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। तीनों स्तंभ जो है अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जिस प्रकार से घर नींव पर खड़ा होता है, ठीक उसी प्रकार से ये तीनों चीज़ें दोस्तों हमारे संविधान, हमारे देश, हमारे कानून, हमारे शासन व्यवस्था की नींव है। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।